तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट टिकट में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, महातांडव सीरीज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज साइंस का क्लास 10वां आ गया स्टूडेंट, ठीक है। क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक वीडियो नहीं देखें तो जाकर तुरंत देखें, टाइम नहीं है स्टूडेंट, समझ रहे हैं। ये लास्ट सीरीज हम लोग की महातांडव सीरीज चले, एग्जाम तक चलेगी और इसी में आप पढ़ के 90% ला सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो लगातार वीडियो प्रोवाइड हो रही है, तो एक भी वीडियो आपको मिस करना ही नहीं है। इसलिए मैं महातांडव सीरीज स्टार्ट किया कि जो बंदा कुछ नहीं पढ़ा है वो यहाँ से पढ़ के ला सकता है। मैं उतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से सभी वीडियोस को देख लीजिए स्टूडेंट, समझ रहे हैं। और क्लास आज 10वां है और आज की चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्यारा सा लाइक दे दीजिए और प्यारा सा कमेंट दे दीजिए स्टूडेंट। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर सभी लोगों को देना है, साथ ही साथ में रिविजन्स करना है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY XX YX। चलिए बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर पहले के लिए कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्टूडेंट मैं फाइनली इसका आंसर बताने वाला हूं कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY होता है स्टूडेंट। क्या होता है? XY होता है। ऑप्शन ए जो है ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सही आंसर चूज़ किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, +1 डायोप्टर है। एक लेंस की क्षमता कितना है? +1 डायोप्टर है। उसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी स्टूडेंट? 50 सेंटीमीटर की 100 सेंटीमीटर की 25 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर। ये जो प्रश्न है ना NCERT का प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर एक लेंस की क्षमता अगर +1 डायोप्टर दे रहा है तो उसकी फोकस दूरी होती है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपने भी अच्छा आंसर दिया होगा, यही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। ओम के नियमानुसार क्या है कि जो विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखा में होगा कि वृत्त रेखा में कि अर्धवृत्त में कि लगातार दिशा बदलती रेखा में स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर सभी लोग दीजिए और इसका करेक्ट आंसर मैं बताने वाला हूं कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा में होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आंसर आपने सही दिया होगा। अगर आंसर नहीं दिया होगा आपने सही तो इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन सारे क्वेश्चन से मुलाकात होगी आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट ये कह रहा है कि हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार बना होता है तांबे का कि पीतल का कि नाइक्रोम का कि लोहे का? बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि हीटर का जो तार होता है बना होता है। सबको मालूम कि जो हीटर का तार बना होता है किससे? तो नाइक्रोम का बना होता है जो हीटर का तार होता है स्टूडेंट, ठीक है, नाइक्रोम का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हीटर सबके आपने बहुत यूज़ किए होंगे, आपको मालूम भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ चलते हैं और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां है कि पीतल है। पीतल क्या है? धातु, अधातु, उपधातु की मिश्र धातु? चलिए ऑप्शन बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पीतल क्या है? तो पीतल फाइनली सब जानते हैं कि पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने ऑप्शन डी दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट ना, आप इसको लिख और याद करके प्रैक्टिस करके जाइएगा एक बार, फिर बोर्ड एग्जाम में आपको मालूम चल जाएगा फाइनली कि हाँ हमने क्या सही क्या गलत पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन फाइनली अब तक तो याद ही करना पड़ेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6वां यह है कि क्षारीय विलयन का पीएच है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 0 कि 7 कि 7 से अधिक कि 7 से कम कि 7 से अधिक? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबको मालूम कि जो क्षारीय विलयन होता है उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है स्टूडेंट, सबको मालूम है, इसमें नो डाउट आपको होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं और देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है?
जो जस्ता धातु होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ओजोन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन। बताइए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इसका फाइनली मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके जो गैस निष्कासित करती है वो हाइड्रोजन करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने क्लियर कर लिया, अच्छे से क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वां ये कह रहा है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। अगर एक पुष्प के जो स्त्री केसर के जो मध्य भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कि वर्तिका कि अंडाशय की अंड, जिसे बीजांड कहा जाता है। बताइए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं हम वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का होगा सही आंसर। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपने ये भी 8वां बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, चलिए हमने पढ़ लिया बहुविकल्पीय, तो हम लोग कुछ अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा, हाँ, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, चलिए अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर पहला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको किसी कीमत पे इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, कह रहा है कि ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फाइनली अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, टेकअप होता है, तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए उत्तर आपको लिखना है कि वायु में नाइट्रोजन और अन्य निष्क्रिय गैस होती है। वायु में नाइट्रोजन और अन्य निष्क्रिय गैस होती है जो एथाइन के दहन हेतु ऑक्सीजन की प्रचुर आपूर्ति को बोधित करती है। इसलिए एथाइन के दहन के लिए वायु का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और आप इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट और याद करके जाइएगा, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया स्टूडेंट, नो डाउट आपको होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है कि आधुनिक आवर्तन नियम लिखिए। तो देखिए आप लिखेंगे क्या कि आधुनिक आवर्तन नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और क्लियर कर लिया होगा आपने कि आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद करके सभी क्वेश्चन को लर्न करके जाना आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये है कि रंसाकूर क्या है? रंसाकूर क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका क्या कार्य है? रंसाकूर क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका क्या कार्य है? तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि रंसाकूर छोटी आंत में विशेषकर शोषांत्र में पाए जाते हैं। ये आंत्र के अवशोषण तल को अत्यधिक लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं। कुछ पॉइंट इधर छूटे हैं जो उसको लिख लेना। इस प्रकार ये पचे हुए भोजन के अवयवों के अधिक अवशोषण में सहायक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था। यहाँ पे आपने नोट कर लिया, तो मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जस्ट आपको पलट के दिखा देता हूँ। यही वो क्वेश्चन नंबर तीसरा था जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया, तो हम क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर चौथा इस स्लिप में है और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौथा कि यदि कोई महिला कॉपर टीका प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि यदि कोई महिला कॉपर टीका प्रयोग कर रही है तो यह उनकी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौथा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट पे कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो पहला कि हीमोफीलिया,
पहला क्या है, हीमोफीलिया तथा वर्णांधता लिंग संलहन रोग हैं। ये 2 रोग हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। यह प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ और इससे आपको याद करके लर्न करके जाना स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए, और यह अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हुए कुछ हम लोग लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे तुरंत दिखाई दे रहा होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए वो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉपुलर प्रश्न है कि जीवों के जनन की विखंडन एवं खंड विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, विखंडन एवं खंड विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है जीवों के जनन की। ठीक है, चलिए तो पहले हम हेडिंग डालेंगे विखंडन विधि। अब विखंडन विधि क्या है इसको देखेंगे। इस विधि में परिपक्व जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है। इसमें सर्वप्रथम कौन विभाजित होता है, तो केंद्रक, तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजित होती है। इस विधि से प्राय एक कोशिकीय जंतु प्रजनन करते हैं। यह निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है, 2। तो पहला क्या, द्विविखंडन। ठीक है, द्विविखंडन। अब देखिए इसे लिखेंगे हम लोग कि यह कुछ प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में देखा जाता है। इसमें कोशिकाएं विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में पहले केंद्र का विभाजन होता है तथा तत्पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक कोशिका 2 संततीय कोशिकाओं में बट जाती हैं। तो ये तो पहला द्विविखंडन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो द्विविखंडन हो गया। और दूसरा जो है स्टूडेंट उसको भी देख लेते हैं, वो है बहुविखंडन। अब बहुविखंडन क्या है कि कुछ एक कोशिकीय जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजित होकर सूक्ष्म विखंड बना लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका आवरण फटने पर यह विखंड मुक्त होकर स्वतंत्र जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण जैसे प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरिया परजीवी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से आपका समाप्त होता हुआ है। और क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह बोल रहा है कि दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन कर रहा है कि दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछता है कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला, हमें तो आंसर मालूम होना चाहिए, तो हम लिख देंगे, कोई आ जाएगा। तो आंसर किस प्रकार लिखेंगे कि अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा, प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों भी दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। उदाहरण के लिए जैसे किसी हाइड्रोकार्बन के दहन का सामान्य रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। कौन कौन, तो यहाँ समीकरण में आप दर्शा दिया हो, आप इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से। इसका एक रूप और है समीकरण का, जो कि यहाँ पे है कि मीथेन के लिए इस समीकरण का स्वरूप निम्नवत है। तो इस तरह भी समीकरण को कर सकते हैं। ठीक है, तो यह समीकरण आप इसको नोट कर लीजिए। और इधर मैं पलट के दिखा देता हूँ, ये वाला इसको नोट कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं बता दिया हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। और इस वीडियो में आपको यही दीर्घोत्तरीय प्रश्न तैयार करके जाना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 तरीके से पूछा जाता है यह क्वेश्चन कि मानव रक्त की संरचना व कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मानव रक्त की संरचना व कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। या तो इस प्रश्न को पूछ लेगा कि रुधिर के 4 कार्य
बताइए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, एक एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 7 नंबर का पूछा जाता है स्टूडेंट। उत्तर लिखिए कि रुधिर के तरल संयोजी ऊतक हैं। रुधिर के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। अब प्लाज्मा क्या होता है, हेडिंग डालिए, प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। तो यह रुधिर का पीले रंग का आधारभूत तरल साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 60% भाग स्वस्थ मनुष्य में लगभग 3500 मिली होता है। स्वयं प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है। शेष लगभग 10% भाग में जटिल कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थों में प्रायः सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम आदि के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फास्फेट्स, सल्फेट्स तथा आयोडाइड आदि के लवण होते हैं, जो कि सामान्यतः आयंस के रूप में पाए जाते हैं। यही रुधिर को हल्का क्षारीय बनाए रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए बनाए रखते हैं, यहाँ तक आपने लिख दिया। तो ये तो प्लाज्मा के बारे में, किसके बारे में, प्लाज्मा के। ठीक है, तो प्लाज्मा जान गया। अब रुधिर कणिकाएं क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए इस स्लिप में रुधिर कणिकाएं क्या होते हैं उसको जानेंगे। तो हेडिंग डालिए रुधिर कणिकाएं। अब इसमें लिखना आपको है कि रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये प्रमुखतः 3 प्रकार की होती हैं। ये प्रमुख कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन, पहला लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा तीसरा प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हेडिंग आपको डालना है रुधिर के कार्य। अब रुधिर के कार्य में लिखिए, इसका प्रमुख कार्य 2 ऊतकों के बीच विभिन्न प्रकार के संयोजन करना है। इन कार्यों को हम निम्नलिखित बिंदुओं में वर्णित कर सकते हैं। कौन कौन, तो पहला है कि ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन। हेडिंग डाल के अब इसमें लिखिए कि रुधिर की लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। इस प्रकार श्वसन के लिए ऊतकों को ऑक्सीजन मिल जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी हीमोग्लोबिन कार्बोएमिन यौगिक बनाता है, कार्बोएमिन यौगिक बनाता है। तो ये आपका पहला हेडिंग था, ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन। तो आपने अच्छे तरीके से लिख लिया। दूसरा आपका यह है पोषक पदार्थों का परिवहन। ठीक है, अब इसमें आप लिखिए कि पोषक पदार्थों का परिवहन में कैसे लिखना पड़ेगा आपको, कि जल में विलय खाद्य पदार्थ पोषक तत्व अवशोषण के समय रुधिर द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं तथा शरीर के अन्य भागों को भी रुधिर द्वारा परिसंचरित किए जाते हैं। आंतों से पदार्थ पहले यकृत में ले जाए जाते हैं। यकृत इन पोषक तत्वों की मात्रा तथा स्वरूप निश्चित करके रुधिर द्वारा सभी ऊतकों को भेजता है स्टूडेंट। तो यह था दूसरा हेडिंग, पोषक पदार्थों का परिवहन। इसके बाद जस्ट तीसरे हेडिंग आपको डालना पड़ेगा स्टूडेंट, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन में लिखना पड़ेगा आपको कि शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ बने रहते हैं। इनमें नाइट्रोजन यौगिक प्रमुख हैं। इन्हें रुधिर पहले यकृत में तथा बाद में यकृत से वृक्कों में पहुंचाता है। वृक्क इन्हें रुधिर से छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। स्वनांगों से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रमुखतः रुधिर के प्लाज्मा द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। तो ये तीसरा हेडिंग उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन था। अब चौथा जो हेडिंग है स्टूडेंट, यह चीज़ है कि अन्य पदार्थों का परिसंचरण। अब अन्य पदार्थों का परिसंचरण हेडिंग डाल के आपको लिखना है। चौथा हेडिंग है अन्य पदार्थों का परिसंचरण। अब इसमें आपको लिखना है कि अनेक प्रकार के पदार्थों जैसे आपका हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स आदि को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य रुधिर करता है। ठीक है, रुधिर ही करता है। एक चौथा पॉइंट। अब पांचवा आपको डालना है कि रोगों से बचाव व घाव को भरना। अब इस हेडिंग में आपको लिखना है कि शरीर में जब कोई घाव, शरीर में
जब कोई घाव इत्यादि हो जाता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएँ वहां पहुंचकर रोगाणुओं से लड़ती हैं तथा मवाद या पस बना लेती हैं। मवाद में रोगाणु भी सम्मिलित होते हैं, साथ ही रुधिर उस स्थान पर आवश्यक पदार्थ आदि को भी पहुंचाता है। इस प्रकार रुधिर घाव के भरने में सहायक करता है। ठीक है। फिर छठवां आपको हेडिंग डालना है कि शरीर के ताप पर नियंत्रण। इसमें लिखना पड़ेगा कि रुधिर शरीर के ताप पर नियंत्रण व नियमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया शरीर के ताप पर नियंत्रण। पर लास्ट हेडिंग आपको डालना है कि रुधिर का थक्का बनना। इसमें आप लिखेंगे कि किसी स्थान पर कट फट जाने से रुधिर अब बहने लग जाता है। यदि यह रुधिर बहता रह जाए तो जंतु की मृत्यु हो जाती है। रुधिर से इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं कि यदि कहीं पर भी बाहर के संपर्क में आता है तो तुरंत ही उसमें थक्का बनने का कार्रवाई प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। तो ये 7वीं हेडिंग देखिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा तो होगा ही होगा, 7 नंबर आपको भाई मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इतना लिखेंगे आप, बहुत अच्छे तरीके से अपने तरीके से भी लिख लीजिएगा, उसमें काट पीट के थोड़ा बनाकर। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैं इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात किया हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और अपनी कंटिन्यूटी एकदम पढ़ाई पर ध्यान रखिए, क्योंकि एक ही महीने मात्र आपका 30 दिन और एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, बहुत अच्छे तगड़े तरीके से कि आपको जो स्कोर हो आपको हो सके। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।